हेलो एवरीवन, मैं हूं मानसी अग्रवाल और आप मेरे साथ पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 सोशियोलॉजी का, जो है सोशल इंस्टीट्यूशंस कंटिन्यूटी एंड चेंजेस। सबसे पहले हम कास्ट सिस्टम की बात कर लेते हैं। तो जो वर्ड कास्ट है वो पोर्चुगीज वर्ड कास्टा से डिराइव हुआ है, जिसका मीनिंग होता है प्योर ब्रीड। इन अदर वर्ड्स कास्ट को जाति भी बोला जाता है। हमारी इंडिया का जो कास्ट सिस्टम है वो हायरार्किकल है, जिसमें ब्राह्मण्स को सबसे ज़्यादा ऊपरी दर्जा दिया जाता है। उसके बाद क्षत्रियाज आते थे, फिर वैश्याज आते थे, जो कि फार्मर्स, मर्चेंट्स, आर्टिसंस, हर्डर्स, जनरली वो लोग जो कि ट्रेडिंग करते हैं। उसके बाद शूद्रस आते थे, जो कि खेतों में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, जो सर्वेंट्स होते हैं। इसके बाद आते थे अनटचेबल्स। कास्ट के फीचर्स अगर हम देखें तो पहला फीचर है कास्ट जो है बर्थ से डिटरमाइन होती है। आपके पेरेंट्स की जो कास्ट होगी ऑब्वियसली वही आपकी कास्ट होगी। कास्ट ग्रुप्स आर एंडोगैमस। कास्ट ग्रुप्स जो है वो एंडोगैमस होते हैं। इससे ये मतलब होता है जो मैरिज है वो सिर्फ आप अपने कास्ट के मेंबर्स के साथ ही कर सकते हैं, आप दूसरी कास्ट में मैरिज नहीं कर सकते। तो हमारी सोसाइटी में अगर देखें तो इंटरकास्ट मैरिजेस फिलहाल इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। Caste is communal. Membership also involves rules about food and food sharing, rituals, beliefs. इसका मतलब ये हुआ कि एक कम्युनिटी के मेंबर दूसरी कम्युनिटी के मेंबर से ना ही अपनी रिचुअल्स शेयर करने में इंटरेस्टेड रहते हैं, ना ही अपने बिलीव्स शेयर करते हैं, तो फूड का तो फिर सवाल ही नहीं उठता। कास्ट सिस्टम इज हायरार्किकल। मैंने अब भी आपको बताया कि कास्ट सिस्टम हायरार्किकल है, इसमें डिवीजन है। सेगमेंटल ऑर्गेनाइजेशन से मतलब हुआ एक कास्ट है, उसी पर्टिकुलर कास्ट के अंदर भी कई तरह की डिविजन्स हैं। तो कास्ट में डिविजन्स होते हैं और उन डिविजन्स के भी सब डिविजन्स होते हैं। कास्ट आर लिंक्ड टू ऑक्यूपेशन, मतलब अगर कोई पर्सन है उसकी कास्ट के बेसिस पर ही उसका ऑक्यूपेशन डिसाइड होता था। जैसे कि अगर ब्राह्मण है तो वो टीचर बनेगा, क्षत्रिय है तो वो वॉरियर बनेगा। इसके बाद कास्ट आर कंसिडर्ड रिचुअली प्योर, हैव हाई स्टेटस। जिन कास्ट को रिचुअली प्योर माना जाता था, जैसे कि ब्राह्मण्स को, उनको हाई स्टेटस दिया जाता था, जबकि वो कास्ट जिन्हें लेस प्योर माना जाता था या इम्प्योर माना जाता था उन्हें लो स्टेटस दिया जाएगा। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ऑक्यूपेशंस प्लस हायरार्किकल सिस्टम प्लस कास्ट सिस्टम, जो कि हमारी इंडिया का है। अब ब्रिटिशर्स जब हमारी कंट्री में आए तो हमारी कंट्री का अनटचेबिलिटी सिस्टम और नंबर ऑफ सबकास्ट देखकर वो थोड़े सरप्राइज हो गए। अब इस कंट्री पे अगर रूल करना है तो सबसे पहले इस कंट्री की डेमोग्राफी को समझना होगा, इस कंट्री के कास्ट सिस्टम को समझना होगा और यहाँ के लोगों को समझना होगा। तो यही चीज़ें समझने के लिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने सेंसस कंडक्ट किए इन द ईयर 1901 में किए थे। लेकिन अगर बात करें ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट की तो बहुत जल्दी ही हमारी कंट्री में सेंसस शुरू हो गए थे 1881 में। 1901 में जो सेंसस हुए थे वो सेंसस हर्बर्ट रिजले ने किए थे और वो इसी मोटिव से किए थे ताकि हमारी कंट्री का जो कास्ट सिस्टम है वो समझ पाए। इसके बाद लीगल रिकॉग्निशन ऑफ कास्ट बेस्ड राइट्स। जब हमारी कंट्री की कास्ट सिस्टम को इन्होंने समझ लिया उसके बाद इन्होंने हमारे कास्ट सिस्टम को लीगलाइज कर दिया। पहले कोई लीगल रिकॉग्निशन नहीं था, जनरली चीज़ें चलती थी, जनरली डिस्क्रिमिनेशन होता था, कास्ट सिस्टम चलता था, लेकिन उस कास्ट सिस्टम का आधार बना के इन्होंने कास्ट सिस्टम को लीगलाइज कर दिया। उससे ये मतलब होता है कि जो अपर कास्ट के लोग हैं उनके पास लैंड ओनिंग राइट्स होंगे। जो ज़मीन के ओनर होंगे वो अपर कास्ट सिस्टम वाले होंगे और जो उन खेतों पे काम करेंगे वो लोग कौन होंगे, वो लोग लोअर कास्ट वाले होंगे। ऐसा सिस्टम को इन्होंने लीगलाइज कर दिया और ये उन्होंने इसलिए किया था ताकि वो लैंड रिवेन्यू सेटलमेंट्स एंड रिलेटेड अरेंजमेंट्स, उससे रिगार्डिंग अरेंजमेंट्स को इंट्रोड्यूस कर सकें। लैंड रिवेन्यू सेटलमेंट में ऐसा होता था कि एक्सप्लॉइटेशन बहुत होता था, वो देखेंगे हम आगे कि कैसे एक्सप्लॉइटेशन होता था। अभी फिलहाल ये समझना है कि लीगल रिकॉग्निशन दे दिया कास्ट बेस्ड राइट्स को। जो अपर कास्ट के लोग हैं ज़मीन के ओनर वो होंगे और जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो उनकी ज़मीन पे काम करेंगे। ये देखिए जो लैंड सेटलमेंट सिस्टम है उसमें ऐसा होता था कि एक ज़मींदार को अपॉइंट कर दिया, वो ज़मींदार
सबसे जो भी पीजेंट्स हैं, स्मॉल फार्मर्स हैं, उनसे रेवेन्यू कलेक्ट करेगा। और ये जो सिस्टम था बहुत ही ज़्यादा ऑप्रेसिव था, क्योंकि जो टैक्स ब्रिटिशर्स कलेक्ट करते थे वो बहुत ही ज़्यादा था। ये देखिए, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, इसको ज़मींदारी सिस्टम भी बोलते हैं, रियोदवारी सिस्टम एंड महलवारी सिस्टम। ये 3 सिस्टम जो थे वो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किए थे। अब अगर हम सबसे पहले ज़मींदारी सिस्टम की बात करें तो ये बहुत ही ऑप्रेसिव था, क्योंकि इसमें टैक्स बहुत ही ज़्यादा कलेक्ट किया जाता था। रियोदवारी सिस्टम में थोड़ा एक्सप्लॉयटेशन फिर भी थोड़ा सा कम हुआ। इसमें क्या था, जो फैमिली का हेड है वो रेवेन्यू कलेक्ट करेगा मेंबर्स से, इससे थोड़ा कम एक्सप्लॉयटेशन होने लगा। और महलवारी सिस्टम में क्या हुआ कि जो विलेज है, एक पर्टिकुलर विलेज का एक हेड अपॉइंट कर दिया, वो हेड सबसे रेवेन्यू कलेक्ट करेगा। ज़मींदारी सिस्टम बहुत ज़्यादा ऑप्रेसिव इसलिए था क्योंकि वो ब्रिटिशर्स ने अपॉइंट किए थे ज़मींदार, और ब्रिटिशर्स के अपॉइंट किए ज़मींदार बहुत ही ज़्यादा करप्ट थे। अब समाज में एक चेंज लाने की बहुत ज़रूरत थी, तो उसके लिए एफर्ट्स करने थे। तो जो लोग समाज में चेंज लाने के लिए एफर्ट्स करते हैं उन्हें रिफॉर्मर्स बोलते हैं, या सोशल रिफॉर्मर्स भी बोलते हैं। तो ऐसे ही रिफॉर्मर्स और सोशल रिफॉर्मर्स के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सावित्रीबाई फुले, इन्होंने पहला स्कूल खोला था लड़कियों के लिए पुणे में। इन्होंने अपनी एंटायर लाइफ को डेडिकेट कर दिया था शूद्रास और अति शूद्रास को एजुकेट करने के लिए। इन्होंने सीक्रेटली एक स्कूल भी खोला हुआ था जिसमें वो सीक्रेटली पढ़ाती थी एग्रीकल्चरलिस्ट और लेबरर्स को, क्योंकि उस जमाने में अलाउड था ही नहीं कि वो लोग एजुकेशन ले सकें। ज्योतिराव गोविंदराव फुले, इन्होंने सत्य शोधक समाज की फाउंडेशन की थी, जिसका मतलब है ट्रुथ सीकर्स सोसाइटी। ये जो सोसाइटी थी ये डेडिकेटेड थी ह्यूमन राइट्स और सोशल जस्टिस सिक्योर करने के लिए उन लोगों को जो लोग बहुत ही ज़्यादा मार्जिनलाइज्ड हैं और जो लोग लो कास्ट हैं, जिन्हें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स और डिस्क्रिमिनेशन झेलनी पड़ रही है। उन लोगों के लिए ह्यूमन राइट्स और सोशल जस्टिस डिमांड करता था सत्यशोधक समाज। पेरियर, ये रैशनलिस्ट थे और लोअर कास्ट मूवमेंट के लीडर थे साउथ इंडिया में। इन्होंने ये डिमांड रखी हुई थी कि हर इंसान का राइट है, इनफैक्ट बर्थ राइट है, कि वो लिबर्टी और इक्वालिटी से अपनी ज़िंदगी को जिए। इसके बाद गांधी जी और भीमराव अंबेडकर जी, इन दोनों ने मिलके हमारी कंट्री के लिए बहुत बड़ा एक फाउंडेशन रखा, जिसमें कंट्री के लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाए। इन दोनों ने ही मिलकर लोएस्ट कास्ट के लोगों के अपलिफ्टमेंट के लिए काम किया, अनटचेबिलिटी के अबॉलिशन के लिए काम किया। साथ में जो बड़ी कम्युनिटी के लोग होते थे, जो कि अपर कास्ट के लोग होते थे, उनका एक ये कंसर्न होता था कि अगर जो लोअर कास्ट के लोग हैं उन्हें सारी राइट्स दी जाएंगी तो अपर कास्ट के लोगों से कहीं ना कहीं राइट्स छीन ली जाएंगी। तो इस वजह से वो लोग नेशनलिस्ट मूवमेंट में ज़्यादा एक्टिवेट नहीं हो रहे थे। तो दोनों ने मिलकर, गांधी जी ने मिलकर और भीमराव अंबेडकर जी ने मिलकर सबको यूनाइट किया और अपर कास्ट वालों को ये समझाया कि लोअर कास्ट वालों को उनकी राइट्स दिए जाएंगे, लेकिन अपर कास्ट वालों से भी सारे राइट्स छीने नहीं जाएंगे। दोनों ही पक्ष के इंटरेस्ट को देखा जाएगा। अब पूरे देश को यूनाइट करना ज़रूरी था, क्योंकि नेशनलिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हो रहा था, ब्रिटिशर्स को देश से भगाना था। इसके लिए ज़रूरी था कि जो कास्ट सिस्टम है उसको कहीं ना कहीं ख़त्म सा कर दिया जाए। ख़त्म होने में तो ये, क्योंकि बहुत टाइम लगता है, ये बहुत सालों से प्रिवेल हो रहा था, लेकिन लोगों को यूनाइट करना भी ज़रूरी था। तो उसके लिए दोनों ही पक्ष के लोग, दोनों ही पक्ष से मतलब अगर महात्मा गांधी की बात करें तो वो ब्राह्मण थे, और बी आर अम्बेडकर की बात करें और ज्योतिबाई फुले की बात करें तो ये लोग दूसरी कम्युनिटी को बिलोंग करते थे। तो दोनों ही अलग अलग कम्युनिटी के लोग साथ में आए, अपनी अपनी कम्युनिटी का इंटरेस्ट रखा और एक मेजर डिसीजन लिया कि अनटचेबिलिटी को अबॉलिश कर देंगे और कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन राइट्स देंगे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के मेंबर्स को। इसके अलावा लोगों में एक ये बात, लोगों से ये बात मनवाने लगे कि कहीं ना कहीं हमारे बीच जो डिवीजन है, जो दूरियां हैं, वो ब्रिटिशर्स ने क्रिएट की हैं ताकि वो हमको डिवाइड करके रूल कर सके। अर्बन एरियाज़ की अगर बात करें तो अर्बन एरियाज़ में बहुत चेंजेस आने लगे थे, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ बढ़ने लगी थी, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होने लगी थी। तो जॉब जो है वो स्किल्स के बेसिस पर दी जा रही थी, ना कि कास्ट के बेसिस पे।
इसके अलावा जब प्राइवेट इंडस्ट्रीज हमारी कंट्री में बढ़ने लगी तो मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी आने लगी जिसमें कोई कास्ट रूल्स नहीं होते थे। अर्बनाइजेशन होने लगा तो लोग एक साथ रहने लगे। कलेक्टिवली लिविंग की वजह से क्या हुआ कि ये जो कास्ट सिस्टम है ये थोड़ा सा कम हो गया। जो लोग एजुकेटेड होने लगे थे उनकी थोड़ी सोच भी बदलने लगी थी, उनके आइडियाज़ बहुत लिबरल होने लगे थे, तो लोग जो है मेरिटोक्रेसी को ज़्यादा एडमायर करते थे बजाय कास्ट सिस्टम को। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के मेंबर्स को स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए एक लीगल प्रोविजन डाल दिया गया था, क्योंकि ये बात बहुत ऑब्वियस है कि उन्होंने काफ़ी टाइम से बहुत ही डिस्क्रिमिनेशन झेला था, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए ये ज़रूरी था। लेकिन फिर भी अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमारी कंट्री में दो एस्पेक्ट्स ऐसे हैं कास्ट सिस्टम के जो आज भी प्रिवेल करते हैं। फर्स्ट है इंटरकास्ट मैरिज सिस्टम, जो कि हमारी कंट्री में कहीं ना कहीं एक्सेप्टेबल आज भी नहीं है। मैरिजेस की अगर बात करें तो रूरल एरियाज में ऑनर किलिंग्स भी हो जाती हैं, लेकिन फिर भी अर्बन एरियाज में कहीं ना कहीं लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट करने लगे हैं। पॉलिटिक्स की बात करें तो रिजर्वेशन इन एजुकेशनल सिस्टम, पार्टीज एक्सेट्रा, इट इज़ कॉल्ड पॉलिटिसाइजेशन। अब अगर आप इसमें देख सकते हैं तो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं जो कि एंटायरली डेडिकेटेड है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेके। और जो आजकल जो गवर्नमेंट में क्या होता है कि वोट बैंक के चक्कर में रिजर्वेशन सिस्टम को जो प्रोविजंस है उनके उसको थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया जाता है ताकि वोट्स मिले। परमानेंट ट्रेड्स में हमने एक पॉइंट पढ़ा था साइज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो साइज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है वहाँ पर कम्युनिटीज़ जो हैं ट्राइबल्स की वो कम है इन कंपैरिजन टू दोज इन मिडिल इंडिया। तो मिडिल इंडिया में 85% ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी रहती हैं, जबकि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में केवल 15% ही रहती हैं। और मिडिल इंडिया में आप देख सकते हैं कौन कौन सी स्टेट्स हैं: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड इवन आंध्र प्रदेश। इसके अलावा परमानेंट ट्रेड्स में हम हैबिटेट की जब बात करते हैं तो हैबिटेट में फॉरेस्ट, रूरल प्लेन्स, अर्बन इंडस्ट्रियल एरियाज। हैबिटेट से मतलब कि वो लोग कहाँ रहते थे, कैसी जगहों में वो लोग रहते थे। तो वो लोग हिल्स में रहते थे, फॉरेस्ट में रहते थे, प्लेन्स पर रहते थे। और जो अर्बन इंडस्ट्रियल एरियाज हैं जो डेवलप हो गए हैं तो वहाँ पर काम की भी ज़रूरत होती थी, तो ये लोग वहाँ पर भी रहते थे। साइज़ की अगर बात करें तो साइज़ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने आपको बताया कि मेजॉरिटी जो है मिडिल इंडिया में रहती थी, बाकी लोग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में रहते थे। तो इनकी पॉपुलेशन का जो 8.2% है वो जनरली कौन कौन है? वो गौंड्स हैं, भील्स हैं, सैंथल्स हैं, मुंडास हैं, मीनास हैं, ओराउंस हैं। लैंग्वेज की अगर बात करें तो 1% कम्युनिटी जो है ट्राइबल कम्युनिटी वो इंडो आर्यन स्पीक करती है। द्रविडियन 3% लोग बोलते हैं। ऑस्ट्रिक एंड टिबेटो बर्मन 80% लोग बोलते हैं। तो जो लैंग्वेज मेजॉरिटी में बोली जाती है ट्राइबल कम्युनिटीज़ में वो कौन सी है? बर्मन। और रेशियल और फिजिकल टर्म्स की बात करें तो नीग्रीतो, ऑस्ट्रोलॉइड, मोंगोलॉइड, द्रविडियन आर्यन कैटेगरीज। तो ये जो सारी चीज़ें हैं परमानेंट ट्रेट्स, हैबिटेट, साइज, लैंग्वेज, रेशियल टर्म्स, ये सब उनके डिस्क्रिप्शंस हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे नीग्रीतो, ऑस्ट्रोलॉइड, मोंगोलॉइड। ठीक है। अब इसके बाद एक्वायर्ड ट्रेड्स की अगर हम बात करें तो एक्वायर्ड ट्रेड्स में फिशरमैन, हंटर, शिफ्टिंग, पीजेंट्स, ये सब क्या है? ये सब उनके मोड ऑफ लिविंग है कि उनका मोड ऑफ लिविंग क्या था। इसमें हम उनकी मोड ऑफ लिविंग की बात करें कि वो कैसे अर्न करते थे अपना फूड हुआ या अपनी लाइफस्टाइल, वो कैसे अर्न करते थे। तो कुछ फिशरमैन्स होते थे, कुछ हंटर्स हो जाते थे, जो फॉरेस्ट में रहते थे वो जनरली हंटर्स होते थे। शिफ्टिंग करते थे, शिफ्टिंग जो है वो कल्टीवेशन की एक प्रैक्टिस है। पीजेंट्स, गैदरर्स, इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो कि अर्बन एरियाज़ के आसपास रिसाइड करते थे। इसके बाद इंटीग्रेशन टुवर्ड्स मेन स्ट्रीम, ये दो पॉइंट ऑफ व्यू से हम स्टडी कर सकते हैं, एक ट्राइबल के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक नॉन ट्राइबल पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर ट्राइबल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, दे वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ नॉन ट्राइबल्स ड्यू टू रिजर्वेशंस। उनको रिजर्वेशन तो चाहिए ही था, अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए थी जिससे कि उनका स्टेटस जो है वो अपलिफ्ट हो, लेकिन वो अपनी आइडेंटिटी, अपने कल्चर को लूज़ नहीं करना चाहते थे।
तो अगर हम बात करें फ्रॉम ट्राइबल्स पॉइंट ऑफ व्यू इंटीग्रेशन टुवर्ड्स मेन स्ट्रीम, तो वो लोग रिजर्वेशन चाहते थे ताकि उनकी अपलिफ्टमेंट हो। लेकिन ऑन द अदर हैंड नॉन ट्राइबल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो जो कैजुअल लेबर्स थे वो बहुत ही बुरी तरह से ट्रीट किए गए हैं, शुरू से ही वो बहुत बुरी तरह से ट्रीट किए गए हैं। तो उनको एक रिस्पेक्ट दिया जाना चाहिए, उनकी स्किल्स की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ना कि जो लोग अनस्किल्ड है उनको रिस्पेक्ट करें। तो नॉन ट्राइबल पॉइंट ऑफ व्यू क्या बोलता था, जो स्किल्ड है उनकी रिस्पेक्ट की जाए।